अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तुर्की और शाम में जल्जले के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 2300 से तजावुज कर गई है। गुज़िश्ता रोज 7.8 की शिद्दत का जल्जला आया तो जैसे तुर्की में क़यामत आ गई। नाज़रीन, अब तक जल्जले के नतीजे में 5000 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। 10 से ज़ायद शहरों में इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी हैं और लोग मलबे के नीचे अभी तक फंसे हुए हैं। तुर्क हुकूमत ने हंगामी हालात के नफाज का ऐलान करते हुए अवाम से अपील की है कि वो मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इमदादी कारकुनों को राब्तों में मुश्किल पेश आ रही है। साथ ही तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी इमरजेंसी का ऐलान करते हुए अक़वाम आलम से मदद की अपील भी कर दी है। और आफ्टर शॉक्स के नतीजे में जल्जले से मुतासिर इमारतें एज वी स्पीक गिर चुकी हैं और लोग खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध को तुर्की का दौरा करने के लिए फैसला कर चुके हैं और इमदादी सामान तुर्क सदर के हवाले करेंगे इस ट्रिप के ऊपर। अल्लाह तुर्किया की आवाम की मदद फरमाए और जो इस सानहे में हलाक हो चुके हैं उनकी मगफरत करे। ऑन अनदर साइड नोट, अ वेरी बिग डेवलपमेंट। 9 साल तक पाकिस्तान पर बिला शिरकत गैर स्याह और सफ़ेद के मालिक जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। लेकिन मलूकियत का एक अहद था कि जो अब तमाम हुआ है। 1999 में नवाज शरीफ का तख्ता उलट कर इक़्तिदार पर कब्जा करने वाले जनरल परवेज़ मुशर्रफ 9 साल तक रियासत पाकिस्तान के मतलकुल इनान रहे। आइन शिकनी, जजेस को नज़रबंद करना, लाल मस्जिद, NRO अकबर बुगटी का कत्ल, उसके खिलाफ ऑपरेशन इस मतलकुल इनानियत का खासा है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की मैयत अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान पहुंच चुकी है। उनकी ज़ात से जुड़ी ये आयरनी खूब है कि परवेज़ मुशर्रफ को बतौर सिपाही सालार कौमी परचम में इज्जत और एहतराम के साथ दफन किया जाएगा, मगर बतौर आइन शिकन जमहूरियत के सबसे बड़े ऐवान में आज परवेज़ मुशर्रफ की मगफरत के लिए दुआ की इजाज़त नहीं दी गई। अपने हरीफों को मुक्के दिखाने से लेकर मैं तुम्हें वहाँ से मारूंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मियां नवाज शरीफ और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान इख्तलाफ तो भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर आमद और फिर उन्हें सलूट मारने से शुरू हुआ कि जो कारगिल से होता हुआ मार्शल लॉ तक पहुंचा। मगर इसके बाद साबिक आमरों की तरह परवेज़ मुशर्रफ ने हर वो काम किया कि जिससे वो इनकारी रहे। नवाज शरीफ और बेनज़ीर पर सियासत के दरवाजे बंद होने के नवीद सुनाने वाले परवेज़ मुशर्रफ दौर में ही दोनों मुल्क वापस भी आए और उन्हें NRO भी दिया गया। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ शायद पाकिस्तानी तारीख के पहले और आखिरी आमिर होंगे कि जिन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चला भी और उन्हें सजा भी सुनाई गई। अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को गासिब करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई, लेकिन वो दुबई जाने में कामयाब हो गए और इसका क्रेडिट वो जनरल राहील शरीफ को देते रहे। उन्होंने हेल्प ज़रूर किया। आई एम एब्सोल्युटली क्लियर एंड ग्रेटफुल। वो हमेशा मतलब एक मैं उनका बॉस रहा हुआ हूँ और मैं भी आर्मी चीफ रहा हुआ हूँ। ही हेल्प्ड आउट। 1999 में जनरल मुशर्रफ की क़यादत में शुरू होने वाले कारगिल ऑपरेशन ने एक नए तनाज़े को जन्म दिया। 2/3 अक्सरियत से मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन से बेखबर रखने पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बरतरफ कर दिया। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट नए आर्मी चीफ मुकर्रर हो गए। परवेज़ मुशर्रफ के तैयारे को मुल्क में कहीं भी उतरने की इजाज़त नहीं दी गई और फिर 12 अक्टूबर 1999 को तारीख ने एक बार फिर खुद को दोहराया। फौजी जवान वज़ीर आज़म हाउस का गेट फलांग कर अंदर दाखिल हुए। मुंतखब वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा तलब किया। इस्तीफ़ा ना देने पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ पांव बांध कर हेलीकॉप्टर में डाला गया और अटक किला मुंतकिल कर दिया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क के इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। The situation in the country is perfectly calm, stable and under control. Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. बादशाह हमारे ही प्रोग्राम में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ के इस इक़दाम का दिफा किया और इसे ना सिर्फ मुल्क के लिए अच्छा करार दिया बल्कि ये भी कहते रहे कि इससे सियासतदानों को सबक सीखना चाहिए। मेरे ख्याल में तो सियासतदानों के लिए सबक ठहरना चाहिए, सियाह दिन की होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए तो बहुत जबरदस्त दिन था क्योंकि इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ा मारा, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा हो गया क्योंकि पाकिस्तान तो सत्यानाश हुआ हुआ था, फेल्ड स्टेट और डिफॉल्टेड स्टेट हुआ हुआ था। उधर से हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको निकाल दिया, तो ये इन्होंने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा।
बरसर इक़्तिदार आने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ पूरे मुल्क के मतलकुल इनान हुक्मरान बन गए। त्यारा साजिश केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए रेफरेंडम करवाया और सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए। अब जनरल ज़ियाउल हक के बाद ये दूसरा मौका था कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने रेफरेंडम के जरिए सदर मुमलिकत का ओहदा संभाल लिया। जनरल परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार संभालने के 2 साल बाद ही 9/11 हो गया। नाज़रीन, अमरीकी उसामा बिन लादेन की तलाश में अफगानिस्तान पर आग और आहन से चढ़ दौड़ा और फिर वो वक्त आया कि जब परवेज मुशर्रफ के सामने बाकायदा तौर पर 2 रास्ते थे, अफगान जंग में अमरीका की मदद या फिर इस पराई जंग से किनारा कशी। मगर तब जनरल परवेज मुशर्रफ ने यह कहकर इस जंग में शिरकत कर ली कि अमरीकी नायब वजीर खारजा रिचर्ड आर्मिटाज ने धमकी दी है कि पाकिस्तान अफगान जंग में अमरीका का साथ दे या फिर स्टोन एज में जाने की तैयारी कर ले। सबसे पहले पाकिस्तान के नारे से खुद को सियासी दवाम बख्शने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ को अमरीका के इत्तेहादी होने की कीमत एक जानिब डॉलर्स की सूरत में मिलती रही और दूसरी जानिब पाक सरजमीन पर अमरीकी ड्रोन हमलों से अपने ही शहरियों की लाशें मिल उठती रहीं। नाज़रीन, आज भी अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर है या खुदकुश धमाकों में मासूम लोगों की लाशें उठ रही हैं, तो इसकी बुनियाद, इसकी फाउंडेशन परवेज मुशर्रफ के 2001 के वो इक़दामात हैं कि जब हमें अमरीका के इत्तेहादी होने पर फ़ख्र था। यह हक़ाइक़ और परवेज़ मुशर्रफ अब तारीख़ का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन कौम जो है वो बहरहाल एक फ़र्द वाहिद के इन फैसलों की कीमत आज भी चुका रही है। आज भी APCs हो रही हैं और तब हर कोई सर जोड़ के बैठने की बातें कर रहा है उसी अफरीद से लड़ने के लिए। जनरल मुशर्रफ की शख्सियत का दूसरा पहलू रोशन ख्याली, लिबरल, आज़ाद राय जो है वो रखने के हामी होना था। उनके दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लाइसेंस जारी किए गए, एम्पावर किया गया, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वजूद में आया जिससे मुल्क में एक सियासी आगाही और शऊर को फ़रोग मिला। अनडाउटेडली ये भी तस्लीम करना होगा। ये भी सच है कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मीडिया ज़ेरे अताब भी रहा, इस पर कदगने भी लगी, चैनल्स बंद भी हुए। परवेज़ मुशर्रफ के चंद ऐसे इक़दामात के जो इंतहाई मुतनाज़े कंट्रोवर्शियल रहे, बलोच सरदार अकबर बुगटी के कत्ल पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है। परवेज़ मुशर्रफ ने अकबर बुगटी को धमकी दी थी कि मैं तुम्हें वहाँ से हिट करूंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और फिर जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह अकबर बुगटी को अगस्त 2006 में गार में 2 पोतों और 7 कमांडरों के साथ शहीद कर दिया गया। एंड बलोचिस्तान हैज़ नेवर फुली रिकवर्ड फ्रॉम देन टिल नाउ। अकबर बुगटी के कत्ल पर परवेज़ मुशर्रफ उसे अपना दुरुस्त फैसला करार देते रहे। इसी तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ का 3 नवंबर 2007 का इमरजेंसी का निफाज का फैसला एक संगीन इकदाम था। परवेज़ मुशर्रफ ने दूसरी बार आइन मुअत्तल करके जजेस को नज़रबंद कर दिया और TV चैनल्स की नशरियात बंद कर दी। मुल्क में 42 रोज़ तक आइन मुअत्तल रहा, सस्पेंडेड। परवेज़ मुशर्रफ ने इकदाम ऐसे वक्त उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट में उनके फौजी वर्दी में दूसरी बार सदर मुंतखब होने के हवाले से केस की समाअत चल रही थी और PCO के तहत हल्फ ना लेने वाले जजेस को नज़रबंद कर दिया गया था। 4 जजेस ने PCO के तहत हल्फ उठाकर मुल्क में आइनी और कानूनी इंतशार बर्पा कर दिया। बादज़ां अदलिया बहाली तहरीक ने जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। आइन की मोतली पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर मियां नवाज शरीफ दौर में संगीन गद्दारी का मुकदमा चला। ये पहला मौका था जब किसी भी फौजी आमिर के खिलाफ आर्टिकल 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये केस 5 साल चला और परवेज़ मुशर्रफ को इस मुकदमे में सजाए मौत सुना दी गई। उनकी लाश को डी चौक में लटकाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की ज़िंदगी नशेब व फराज का एक मजमुआ रही। अगर आप कुल्ली तौर पर भी देखें, जिन 2 बड़े सियासी लीडरान की सियासत को ख़त्म करने का दावा करते रहे, बादशाह उन्हीं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ व बेनज़ीर भुट्टो के साथ डील की, उन्हीं को NRO दिया और उन्हीं को वतन वापस लाया गया। नाज़रीन मोहतरमा, शहीद जैसी बड़ी सियासी शख्सियत के कत्ल का इल्ज़ाम भी परवेज़ मुशर्रफ पर आयद किया गया। इस केस में परवेज़ मुशर्रफ इश्तिहारी भी करार पाए गए। कराची में 12 मई 2007 को खून की होली का जो खेल खेला गया, जब सुप्रीम कोर्ट के माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कराची में वकला बरादरी के जलसे में शिरकत की तैयारियों में थे कि 12 मई को कराची में कत्लो गारत एकदम शुरू हो गई और इसमें 50 लोगों को कत्ल कर दिया गया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ तब मुक्के लहराते रहे। इक़्तिदार के उफ़क़ पर एक ताकतवर तरीन शख्स के तौर पर हुक्मरानी करने वाले परवेज़ मुशर्रफ के लिए मुश्किलात का आगाज़ 2007 में उस वक्त भी हुआ कि जब उन्होंने दूसरी बार आइन मुअत्तल किया, जजेस को बरतरफ कर दिया। 12 मई का सानहा रूनुमा हुआ और इन्हीं मुश्किलात में घिरे परवेज़ मुशर्रफ के लिए ऐन उनके इक़्तिदार के नीचे लाल मस्जिद का इशू खड़ा हो गया। रियासत के अंदर रियासत का तसव्वुर लिए जामे जो है लाल मस्जिद इंतज़ामिया का एक रवैया था एक तरफ और एक अहम बड़ी सी एक डिबेट छिड़ गई। मगर परवेज़ मुशर्रफ के एसाब का इम्तिहान
ये सारा इशू तो बना, लेकिन उनका फैसला और फिर फितरी तौर पर मजबूत परवेज मुशर्रफ ने लाल मस्जिद पर क़यामत ढा दी। एंड दैट रिमेन्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ये परवेज मुशर्रफ का आखिरी ताकतवर तरीन फैसला था, मगर इस फैसले में लाल मस्जिद का इशू तो हल हो गया, लेकिन कौम ने परवेज मुशर्रफ को कबूल करने से इनकार कर दिया। तारीख की लौ पर परवेज मुशर्रफ का नाम मुतनाज़िर तरीन हुक्मरानों की फहरिस्त में शामिल रहेगा। और आज भी हमारे सामने ये एक आयरनी मौजूद है अपने तय। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। अहम कौमी मसाइल पर बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार के बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान ने जेल भरो तहरीक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से मशरूत कर दी है। इमरान खान का कहना है कि हमारे पास दो रास्ते हैं, एक मुल्कगीर पहिया जाम हड़ताल है, दूसरा रास्ता जेल भरो तहरीक है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन 90 दिन से आगे गए तो जेल भरो तहरीक शुरू कर दी जाएगी। इलेक्शन आईनी मुद्दत से आगे ले जाने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा। साबिक वजीर आजम के इस ऐलान ने सियासत को एक नया मौजू दे दिया है। चंद अहम सवालात ज़ेरे बहस आ चुके हैं कि क्या तहरीक महात्मा गांधी की जेल भरो तहरीक की तरह सियासत में नई रूह फूंक देगी, मगर हुकूमत को बेदखल करने में कामयाब नहीं होगी। 1942 में महात्मा गांधी की क़यादत में जेल भरो तहरीक का मकसद अंग्रेजों को हिंदुस्तान से वापस भेजना था। अब इस तहरीक से बरतानिया वापस तो नहीं गया और इसके साथ साथ ना ही तब हालात बदले, उनकी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ा। ताहम इस तहरीक में कौमी सतह पर आज़ादी का जज्बा पैदा ज़रूर हो गया और इस जज्बे को पैदा करने में मदद मिली। सवाल नंबर 2, क्या साबिक वज़ीर आज़म भारत में करप्शन के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने वाले अन्ना हज़ारे की तरह अपने मकासद के हसूल में कामयाब हो जाएंगे? 2011 में अन्ना हज़ारे ने लोकपाल बिल में अपनी तजावीज़ शामिल कराने के लिए जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया था। हुकूमत ने उनकी तजावीज़ मानते हुए इसे बिल का हिस्सा बना लिया था, कि जिसकी वजह से उन्होंने अपना ऐलान वापस ले लिया था। अब पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर जेल भरो तहरीक ज़ियाउल हक के खिलाफ बनने वाले सियासी जमातों के इत्तेहाद MRD ने शुरू की। बेगम नुसरत भुट्टो ने लाहौर में पहली गिरफ्तारी पेश की। ये तहरीक किसी हद तक आमरे वक्त पर दबाव डालने में कामयाब हुई। अहम तरीन नुक्ता यह है कि तहरीक आज़ादी के वक्त और ज़्यादा दौर में भी जो लोग भी जेलों में गए, उन्होंने एलानिया रियासत के जबरी कवानीन को मानने से इनकार कर दिया था। मार्शल लॉ ने जलसे जुलूस से मना किया तो लोग बाहर निकले और जिन्हें बादअज़ां कैद कर लिया गया। गांधी और उनके पैरोकारों ने अंग्रेज़ के जारहाना कवानीन को मानने से इनकार किया और इस वजह से उनको जेलों में बंद कर दिया गया। इमरान खान और कारकुनान को ऐसे जराइम का इर्तिकाब करना होगा कि जो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत काबिले दस्त अंदेजी पुलिस हों। अब इससे कबल 2014 के धरने में भी इमरान खान साहब ने बिजली के बिल जलाए थे, स्टेज पे खड़े होकर जलाए थे और सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान किया था, जिसे नाकामी से दोचार होना पड़ गया था। क्या जेल भरो तहरीक हुकूमत पर मजीद दबाव बढ़ा सकती है आज? जबकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कहना है कि हम पर कोई दबाव नहीं, जेल भरें, ज़रूर भरें, बल्कि बिस्मिल्लाह कीजिए, ज़मान पाक से बिस्मिल्लाह होनी चाहिए। आपको भी पता चले कि जेल क्या होती है और डेथ सेल क्या होता है। उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो जेलें भरे आके, और बिस्मिल्लाह जो है वो ज़मान पाक से होनी चाहिए। ज़मान पाक में जो छुप के बैठे हुए हैं और अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में खवातीन को रखा हुआ है तो उनको हटाएं। तो मैं तो इंतजार में, राना साहब ने कहा है कि हम इंतजार में आंखें नजरें बिछा के बैठे हुए हैं कि आए तशरीफ लाएं, आपको भी पता चले कि जेल क्या होती है, आपको भी पता चले डेथ सेल क्या होता है, आपको भी पता चले कुर्बानी क्या होती है। उसका आगाज ज़मान पाक से होना चाहिए। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं, प्रेशर उन पे है जिन्होंने ये बात की, अब उसको पूरा करें, बड़ी मेहरबानी आप। जबकि तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का कहना है कि इमरान खान को पहले गिरफ्तार नहीं होने देंगे। इमरान खान ने आज ही तोशाखाना केस में जमानती मचलके भी जमा करवा दी हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान जेल भरो तहरीक शुरू करें, उन्हें उन्हीं सेलों में रखा जाएगा कि जहां उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं को रखा था। अब ये कह रहा है कि मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बेटा, तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था, और तुम्हें हम अपनी तरह जो है कोई सख्ती नहीं करेंगे, हर चीज मुहैया करेंगे, खाने की पीने की, लेकिन एक चीज मुहैया नहीं करेंगे, उसके बगैर तुम्हें गुजारा करना होगा।
दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली नवाज अवान साहब, साबिक मेंबर हैं नेशनल असेंबली के। अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ देने का। 10 दिन तो आप भी जेल में गुजार चुके हैं, सौखा काम तो नहीं है। शेख रशीद साहब के आंसू निकल आए और बाकी भी आपको पता है सबकी चीखें ही निकल आई हैं। वो तो बार बार ये मीम्स चला रहे हैं कि किस तरह 2-2 साल वो अंदर गुजार कर आए हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर वो साख और बर्दाश्त नहीं है। ये हमें तो पहले आपको पता है बर्गर पार्टी कहते होते थे और हमें कहते थे हम तो कोई तहरीक चला ही नहीं सकते। आपको याद है जब हमने पहला धरना दिया? नहीं है आप लोग बर्गर पार्टी। अभी तक जो आपने 25 मई करके देख लिया हुआ है आपने, उसके बाद आज़म स्वाति को साथ जो किया वो आपके सामने है, जो आपने शहबाज गिल के साथ किया वो आपके सामने है, अभी रिसेंटली अब शेख रशीद साहब के साथ जो आप कर रहे हैं, और ये चीज़ें चलती रहती हैं और हमने हमेशा साबित किया और जो कहा है वो पूरा किया। मुझे तो ये याद पड़ता है कि जब कू हुआ था नवाज शरीफ साहब के ऊपर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, तो मुझे नहीं याद वो क्या कहते थे, हमारे अटक किले में रखा है तो वहाँ रात को मच्छर काटते हैं और हमें कहा जाता है वहाँ रात को सांप छोड़ दिए जाते हैं तो मुझे बाहर जाने दो। और अगर इफ़ यू रिमेंबर जिस तरह जेल इन्होंने गुजारी है और जिस तरह हमारे दौर के अंदर प्लेटलेट्स ऊपर चले जाते थे, दिमाग को खून नहीं पहुँचता था और पूरा आपको याद है फंडामेंटल राइट जो बात करने वाले लोग किस तरह पूरा पाकिस्तान सर पे उठाया हुआ था, तो काटते जेल रहते जेल में। हम तो नहीं कह रहे थे और हम तो इंशाल्लाह ताला ठोस खबरें मिल रही हैं अली अवान साहब के इलेक्शंस नहीं होने वाले, जो आप ये स्ट्रैटेजी मुतारिफ। देखिए हमने यही कहा, देखें पाकिस्तान में देखें जो आजकल हो रहा है, जो बर्बरियत है, जो फसातियत है, पाकिस्तान के आइन को जूते की नोक पे रखा जा रहा है, पाकिस्तान की आला अदलिया के फैसलों को जूते की नोक पे रखा जा रहा है, आपके सामने कोई बात मानी नहीं जा रही, तो लगता तो यही है वो, क्योंकि वो डर रहे हैं। वो डर किससे रहे? पाकिस्तान की आवाम से। उनको लगता है अगर हम इलेक्शन में गए तो वही 17 जुलाई वाले रिजल्ट्स आएंगे और वो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मेरे पास 2-3 सवाल हैं बड़े अहम। एक तो ये करेंगे कैसे, मगर उससे पहले अभी तक तो आप लोग अन्ना हज़ारे बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे, आपकी कोई भी तजावीज़ मानने से इंकारी है। बट वो तो उल्टे ललकार रहे हैं कि ज़मान पाक से शुरू करें ना, आप इमरान खान की गिरफ्तारी दें कि फिर सब अंदर जाएं एक एक करके। नहीं ये देखें इनकी तो हमेशा इसी तरह, ये वही ना राना सनाउल्लाह जो पंजाब में कब्जा करने गए थे अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर, क्या कह रहे थे? मेरे पास तमाम लोगों के जियो फेंसिंग मौजूद है, मेरे पास उनकी लाइव लोकेशन मौजूद हैं, इतने बंदे कम हैं, मैं पंजाब फतह करके दिखाऊंगा। और मेरे ख्याल रात की तारीकी के अंदर इस्लामाबाद आए थे कि दोबारा उधर कहीं गिरफ्तार ना हो जाएं, उस वक्त तक पंजाब नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं पंजाब फतह नहीं कर लूँगा। इस तरह की बढ़के मारते रहते हैं, जुगते मारते रहते हैं। इनको कभी सीरियस कैरेक्टर तो नहीं है ना सियासत का। पर असल चीज़ ये कि हम तो हर चीज़ साबित करते आ रहे हैं ना। मुझे बता दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने इस रीजन के अंदर टू पार्टी सिस्टम। गिरफ्तारियां कैसे पेश करेंगे? काबिल दस्तंदाजी पुलिस होंगे, सिविल नाफरमानी सबके ऊपर तो सबके ऊपर वैसे ही केसेस हैं। किसके ऊपर नहीं? मेरे ऊपर 25 FIRs है 25 मई से लेकर अभी तक। 2016 के अंदर 14 FIRs है मेरे ऊपर। असद उमर, इमरान खान, शेख रशीद, 357 कारकुन हैं इस्लामाबाद के जिनके ऊपर FIRs हैं। ये करने की ज़रूरत, देखिए हम करना क्यों चाह रहे हैं। देखिए इस डिस्कशन इस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए, क्या इस मुल्क के अंदर कोई लॉ है, कोई लॉ ऑफ द लैंड मौजूद है क्या? अगर कल खान साहब कॉल देते हैं और जो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जिस दर्द में से, जिस मुसीबत में से गुजर रही है कि वो आटा लेने जाते हैं तो 160 रुपये। मैं आप कल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया हुआ था, एक बड़ा लो मिडिल क्लास एरिया है, आप यकीन करेंगे कि लोग आधा किलो और 1 किलो आटा ले रहे थे, खुला आटा ले रहे थे। घी की प्राइसेस देखें, शुगर की प्राइसेस देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स देखें, यूटिलिटी बाकी यूटिलिटीज़ के बिल देखें। अगर खान साहब ने अभी कॉल दे दी जो पाकिस्तान की मईशत का इस वक्त हाल है, और देखें मैं नहीं कह रहा कि तरीके इंसाफ के वर्कर सिर्फ निकलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि तरीके इमरान खान के लवर्स निकल आएंगे, आम लोग जो निकलेंगे, जो इस महंगाई और हेटरेट के खिलाफ जो पाकिस्तान के अंदर नाइंसाफी का निज़ाम आया हुआ है, वो क्या कंट्रोल हो सकेगा और क्या पाकिस्तान की इकॉनमी उसे बर्दाश्त कर सकेगी? सबसे बड़ा ये सवाल है। आप ये समझते हैं सर, आप यू आर वन ऑफ द थिंकिंग फ्यू इन योर पार्टी, कानून शिकनी और सिविल नाफरमानी की से जुड़ी हुई है ना ये तहरीक, जेल भरो तहरीक। सेम फॉर यू, क्योंकि आपके भी माशाल्लाह जिस से आपका ताल्लुक है उसमें भी बहुत कम लोग ही हैं तो चले। अच्छा जी, आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि ये मेरा तो सिविल नाफरमानी से जुड़ी होगी ना जेल भरो तहरीक। नहीं, सिविल नाफरमानी कहाँ? अभी आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया। ये देखेंगे क्या था, आपको याद होगा 1939 से 1943 के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी और उस वक्त गोरा पाकिस्तानी और जो
उस वक्त के हिंदुस्तान, अलाइड हिंदुस्तान के अंदर लोगों को क्या क्या रूल्स पास कर रहा था और किस तरह जबरी तौर पे जंगों के ऊपर भेज रहा था, उसके खिलाफ ये राइट टाइम समझा था। सबने मिलकर ये लॉन्ग टर्म, सिर्फ गांधी ने इसको लीड लिया था और ये खिलाफत ऑटोमन्स 1923 से पहले 1918 1920 के अंदर भी एक कॉल हुई थी। तो क्यों कॉल हुई थी? इसीलिए कि आप उस निज़ाम को चैलेंज कर रहे होते हैं जो निजाम। सर, मैंने तो फिर नुसरत भुट्टो की भी गिरफ्तारी एमआरडी के खिलाफ, जियाउल हक के खिलाफ, तो उसके अंदर भी तो आप देखें ना, उन्होंने खुद पहले अपनी गिरफ्तारी पेश की। तो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, या तो फिर खान साहब खुद आगे, वो तो सर अपने जमानती मचल के जमा करा रहे हैं तोशाखाना केस छोड़ देना। सर, सरप्राइजेस देने के लिए तहरीक इंसाफ हमेशा मौजूद होती है और तहरीक इंसाफ सरप्राइजेस देती है। तो वो फिर तोशाखाना केस में अपने जमानती मचल के क्यों जमा करा? हर तरह लीगल अपनी हर तरह के केस लड़ेंगे। अगर आपके ऊपर एफआईआर हो जाए, आज आपके ऊपर गलत एफआईआर हो और कहा जा रहा हो कि सबसे बड़ा जालिम अगर कोई इस्लामाबाद है, जो इस्लामाबाद का नज़्म नस्क खराब हुआ है, जो हालात इस्लामाबाद के हुए हैं, उसके पीछे आप हैं, तो कल आप कोर्ट ही जाएंगी ना। तो मैं कहूंगी कि करो मुझे अरेस्ट, अगर आप चाह रहे हैं कि जेल भरो। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी, नहीं देखिए दो डिफरेंट है, आपकी स्ट्रैटेजी के मुताबिक दो डिफरेंट जो हमारे ऊपर अभी तक केसेस हैं उसके ऊपर हमारा हक बनता है, हम अपने कोर्ट्स को जाते हैं, उनके पास अपना लीगल जो भी हमारा राइट है हम करते हैं। जिस दिन ये कॉल हो गई आप देखिएगा लोन लाइन में लग के। मैं आपको ये खबर भी ब्रेकिंग भी देते चले, मुनीस इलाही साहब के घर पे छापा पड़ गया है। नहीं वो जो सिंध के अंदर परवेज इलाही साहब उनके काफिले के उठा लिए गए हैं, सेक्रेटरी पंजाब असेंबली, वो गिरफ्तार हो गए हैं। और मैं अभी नासिर हुसैन साहब के साथ एक टीवी शो के था, वो कह रहे थे सिंध पुलिस और सिंध गवर्नमेंट को नहीं पता। तो ये धड़ाधड़ पकड़ना है। मगर इसके साथ एक और दिलचस्प बात यह है कि मरियम साहिबा कहती हैं कि उनकी हुकूमत तो शुरू ही 28 नवंबर अक्टूबर या नवंबर के बाद शुरू। बड़ा अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात, 28 नवंबर के बाद, बड़ी सुना दे। नहीं बस यही सवाल है सर। नहीं, मैं बहुत अच्छी बात है। इट मीन्स वो कह रही हैं कि जो नैब के अंदर अमेंडमेंट्स हैं हम उसके अंदर नहीं थे, आप कोर्ट्स इसको वापस रिवर्स कर सकती हैं। जो ईवीएम का फैसला इन्होंने रिवर्स किया था पहले 4 महीने के अंदर, कोर्ट्स इसको रिवर्स कर सकती हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोटिंग राइट छीना था वो इसको रिवर्स कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। हम 4 महीने आगे चले जाते हैं। हम समझते हैं आपने गलत फैसला किया था मिफ्ता इस्माइल के लिए, आपने अच्छा अपना रिश्तेदार आके लगा दिया। हम आपसे 4 महीने की परफॉर्मेंस पूछ लेते हैं। आप मुझे बता दें जो लास्ट 4 महीने की परफॉर्मेंस है वो क्या है। लास्ट 4 महीने के अंदर 100 रुपया डॉलर महंगा हुआ है। लास्ट 4 महीने के अंदर लगभग 35 रुपये पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। आटे की कीमत 120 रुपये से उठ के 160 रुपये के ऊपर चली गई है। डॉलर कम से कम 100 रुपया जो 100 लगभग 230 से 270 के ऊपर 280 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये 4 महीने की परफॉर्मेंस बता दें अपनी, इससे ज़्यादा ना बताएं। अगर आप ये समझती हैं, शायद वो भूल जाती हैं क्योंकि वो समझती हैं कि पाकिस्तान में कोई वजीर आज़म हो सकता है, या तो वो नवाज शरीफ हो सकता है या मरीम नवाज हो सकती हैं। शहबाज शरीफ को तो वो प्राइम मिनिस्टर मानती नहीं है, तो इसलिए वो भूल जाती हैं कि इस वक्त उनकी पार्टी की गवर्नमेंट है। आप मानते हैं शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर सर? बिकॉज उन्होंने आपको दावत दी है एक कौमी मसले दहशतगर्दी के ऊपर APC के लिए, और ना कि आप एक स्टेट्समैन जाहिर हो इमरान खान साहब और आप शिरकत करें, आप अपने तमाम तर मसाइल को पसे पुश। आप ये समझती हैं, आप रोज आपकी अच्छी खासी नजर है आपके, मैंने 2 इंट्रोज देखे हैं बड़े जबरदस्त थे। क्या समझते हैं कि आप प्रॉब्लम को जब तक डायग्नोज नहीं करते उसका आप हल नहीं तलाश कर सकते। आप समझते हैं ये लोग प्रॉब्लम को समझते हैं। 8.5 महीने में मुझे बताएं कि इनकी अफगान पॉलिसी है क्या, सिर्फ अफगान पॉलिसी बता दें। मैं सिर्फ ये पूछता हूं बिलावल भुट्टो से कि वो इस वक्त अफगान फॉरेन मिनिस्टर का नाम बता दें। आपको क्या इनको अंडरस्टैंडिंग है कि अफगान पॉलिसी है क्या? ये वही लोग नहीं है जो 20 साल ये कहते रहे, जो जिसने आपने इंट्रो में कहा कि वॉर ऑन टेरर हमारी जंग है। ये वही लोग नहीं है जो कहते हैं कि इनको मार दो, इनको छोड़ो ना, इनको निस्तो नाबूद कर दो। ये वही लोग नहीं है जिनकी जो पॉलिसी जिसे पाकिस्तान आज यहाँ पहुंचा हुआ है। तो आप उनसे क्या नई चीज अब सिविल और अस्करी क़यादत सब मौजूद होगी। वैसे APC के अंदर तो सियासी क़यादत है सिर्फ, मगर अस्करी क़यादत से ब्रीफिंग ले चुके होंगे। बिल्कुल ब्रीफिंग तो चाहिए। आपको नहीं लगता कि एक इज्तिमाई दानिश जो आप पार्लियामान के अंदर, दानिश का लफ्ज इनके पास से भी कहीं फड़का है। अब दानिश ये है कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म कैसे करना है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जेल में कैसे डालना है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे बगावत के पर्चे कैसे करने हैं, तहरीक इंसाफ को क्रश कैसे करना है। सिर्फ दानिश ये है। पाकिस्तान की आवाम को तबाह क्या करना है, पाकिस्तान की आवाम के साथ जितने वादे किए उनके ऊपर हमने यू टर्न कैसे लेने, दिस इज द दानिश। और कौन सी दानिश कहीं नजर आई हो? जितनी बातें की इन्होंने आज तक। हम आ रहे हैं, IMF के पास मुआहदा हो गया, IMF हमें बहुत टफ कंडीशंस दे रहा है, IMF हमें बात नहीं मानेंगे। तो चाहे आपको दावतनामा ही क्यों ना दिया जाए तहरीरी तौर पे, आप लोगों का ये हतमी फैसला है कि इस APC का, अगर उन्होंने कोई रिटर्न भेजा और उसके ऊपर देखा जाएगा। पर मेरा ये ख्याल बनता है कि एक देखें, आप उसके पहले एक 1 पेजर रिलीज करें।
आप पूरी पाकिस्तान की कौम को बताएं, इस पूरी पाकिस्तान की कौम ने इसको सफर किया हुआ है। आप बताएं हमारे केपीके को, हमारे बताएं केपीके के भाइयों को, बहनों को जो 20 साल से इस जंग के अंदर हैं, जिनका खून बह रहा है। आप कभी किसी के कभी जहाद फी सबिलिल्लाह के नाम पे आप चले जाते हैं, कभी मॉडर्न अलाइटमेंट के नाम पे चले जाते हैं, जिनको आप खुद बनाते हैं उनको आप टेररिस्ट करार दे देते हैं। अली नवाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी, इस पे तज्जिया लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी और आमिर इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, फरमाइएगा कि इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक, क्या ये इनकी सिविल नाफरमानी की पहली जो कॉल थी उससे जुड़ी हुई देख रहे हैं? क्या दीवार से लगे हुए आपको दिखाई दे रही है तहरीक इंसाफ? देखिए, ऑप्शंस तो बिल्कुल इस्तीफ़ों के बाद और असम्बलियाँ तहलील करने के बाद तहरीक इंसाफ के ऑप्शंस तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। सो उनको अपनी पॉलिटिक्स को चलाते रहना और उसको किसी ना किसी तरफ लेके जाने के लिए फ़ैसले तो कोई ना कोई ऐसे ऐलानात करने पड़ेंगे जो कि उनको मीडिया में, उनको ख़बरों में अलाइव रखें। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ये तहरीक आगे नहीं जाएगी। ये नहीं होगा कि आपको लाखों लोग जेलों में जाते नजर आएंगे। कम से कम अभी तक के हालात देखकर या ये देखकर कि पाकिस्तान की तारीख क्या है, आसान तरीन काम होता है वर्कर्स को जेल जाने के लिए भेज दें। लीडरशिप अमूमन जेल जाने से कतराती है, नहीं जाना चाहती। ये फैसला भी मुझे उसी तरह का लगता है। मुझे इसमें इसको देखकर ये नहीं लगता कि ये बड़े सीरियसली सोच समझ के और इसको कहीं आगे ले जाने के लिए जो पॉलिटिक्स है तहरीक इंसाफ की, उसमें कोई अहम किरदार ये फैसला अदा करेगा। अगेन उनका मुतालबा ठीक है, इलेक्शंस होने चाहिए। दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस क्यों रुके हैं मेरी समझ से बाहर है। आइन तो बिल्कुल क्लियर है इस पर कि इलेक्शंस अनाउंस हो चुके होने चाहिए थी तारीखें इन दोनों इलेक्शंस की। पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन हो सकता है लेकिन सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस नहीं हो सकते। बिल्कुल मंतक इसकी मुझे समझ नहीं आती, लेकिन ये फैसला क्या वो इन्फोर्स कर पाएगा, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। आमिर, आपको क्या लगता है? हमने इमरान खान साहब को माजी में बिल जलाते हुए देखा है, स्टेज और धरनों से लोगों को कॉल देते हुए देखा है कि हड़ताल कर दीजिए, अपने बिल ना पे कीजिए, ये पैसों का ज़िया है। और उसके फौरी बाद APS का अटैक हुआ, उनको वो धरना जो है कॉल ऑफ करना पड़ा। इन अ वे जो है उनको एक आउट मिल गया जब वो एक बहुत बंद गली में दिखाई दे रहे थे, मगर कोई पजीराई नहीं मिली। क्या आप इत्तेफाक कर रहे हैं कि इस दफ़ा भी जिस तरह काशिफ कह रहे हैं कि वो वाली पजीराई नहीं मिलेगी, या आपको लग रहा है कि इस दफा जो मूड है, जो एक टेम्परामेंट है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो इतना राइल अप हुए हैं कि वो इस कॉल के ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे? देखें, काशिफ साहब ने बात की है ना वो अपने तौर पे ठीक है, लेकिन जो आपने मुमासलत दी है ना 2014 के धरने की, वो फिक्स मुआहिदा था। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट लेके चली थी, लेकिन वो लाहौर से जब इमरान खान निकले थे तो वो ठुस हो गया था। वो बहुत वो आए, फिर 14 अगस्त हुई, फिर 30 नवंबर आया, फिर वो ले गए आगे, और फिर APS जाके हो गया 15 में, और इनको एक वापसी का वे आउट मिल गया कि नवाज शरीफ उस वक्त कहते कि ठीक है फिर बैठे रहो, इन्हों असी बैठे रह नहीं देंगे, उन्हें इतने बैठा रहे। तो आज जो है ना इमरान खान उस एस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की हुई है, थी नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट उनकी पीठ थपके और उनके साथ दोबारा आके खड़ी हो जाए। उनकी हर ख्वाहिश वहीं पे है, डराते भी हैं, धमकाते भी हैं और बहुत दुश्मनाम तराजी भी की, लेकिन अब उनको वो नहीं मिल रहा। 25 मई का वाकया परवेज इलाही बार बार सुनाते रहे, आखिरी हफ्ते में भी, कि PTI वालों की आंखें बाहर निकली हुई थी, यानी पढ़ाई हुई थी, सोच लें असेंबली ना तोड़े। लेकिन इमरान खान साहब को पता नहीं, वो एक तो उन्होंने फवाद चौधरी का तो नाम दे दिया, 3-4 लोग औरों के कहे उन्होंने कि वो उनको एक बंद गली की तरफ ले गए। बिल्कुल ठीक बात है कि आप असेंबली में रहते, आपको कौमी असेंबली में भी जाना चाहिए था, लेकिन जब आप बकौल मुस्लिम लीग नून के एक शरारत के मूड में आए तो उन्होंने भी जवाबन एक पॉलिटिकल शरारत आपके साथ कर दी कि सारे इस्तीफे मंजूर कर लिए कि आ जाओ फिर कर लो बात। इनके लिए अब रास्ता वही है कि कोई बचत APC की हो या जो कुछ भी हो, ये बैठ जाएं और बात करके इलेक्शन का रास्ता बनाएं। लेकिन इस वक्त मुझे सच्ची बात यह है, अभी आज कोई ग्राउंड पे चीज नहीं है सामने, मुझे तो ज़िमनी इलेक्शन भी होते हुए नजर नहीं आ रहे। नहीं, ऐसा ही है। मगर काशिफ, क्या ये जिन सियासी शरारतों का जिक्र कर रहे हैं, हमने देखा है कि इमरान खान का अभी तक कोई स्ट्रैटेजी जो है वो उनके लिए मुस्बत साबित नहीं हुई, उनको डिजायर्ड रिजल्ट्स देते हुए साबित नहीं हुई। चाहे वो नेशनल असेंबली से इस्तीफे देना था या वो फिर अपनी 2 सूबाई हुकूमतों की तहलील थी।
आपको क्या लग रहा है कि अब हुकूमत जो इससे रिस्पॉन्ड कर रही है, ललकारा जा रहा है, राना सनाउल्लाह साहब, मरीम नवाज शरीफ साहिबा आज बाकायदा तौर पे कह रहे थे भरे, बल्कि मशवरा भी दिया कि ज़मान पाक से आगाज़ किया जाए गिरफ्तारियों का। क्या आपके जहन में सबसे बड़ी, जब आप कहते हैं कि ये नहीं सक्सेसफुल होगी क्योंकि इनकी पहली फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर लीडरशिप अपनी गिरफ्तारियां पेश नहीं करेंगे, फवाद चौधरी और फिर अब जो ऑप्टिक्स अभी शेख रशीद साहब के भी सामने आए हैं, उधर से आपको सस्पिशियस डाउट्स हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि जनरली क्योंकि हुकूमत भी इसको सीरियसली और संजीदगी से नहीं ले रही तो ये पैन आउट ही नहीं होगा? नहीं, देखिए, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को फ़ोन करके कहा है कि मेरा नाम पहला लिखें, मैं पहली गिरफ्तारी दूंगा मुल्तान से। फवाद चौधरी ने कहा कि जेलम से वो पहली गिरफ्तारी देंगे और मुमकिन है वो दे भी देंगे। देखिए, जब भी आप एक पॉलिटिकल मूव करते हैं, आप कहते हैं कि ये मूव जाके ख़त्म कहाँ होगी, इसे अचीव क्या करेंगे। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर लीडरशिप, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होगा, इमरान खान साहब ने अनाउंस किया होगा, ये तो नहीं हो सकता कि वो खाली वर्कर्स की गिरफ्तारियाँ दें और अपनी गिरफ्तारी ना करें। मुझे वो अचीव होता इलेक्शन का मामला नज़र नहीं आ रहा जो इमरान खान साहब अचीव करना चाहते हैं, लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं है। देखिए, जब आप ये कहते हैं ना, एक तो मैं इनको शरारतें नहीं कहता, पॉलिटिकल मूव्स कहता हूँ, ये मनूवर्स होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने मूव्स करती। इमरान खान साहब ने असेंबली में जाने का फैसला किया, उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ आइनन कानूनन हालात देखें, अगर इफ आई कैन पुट इट दिस वे, उन्होंने 2 असेंबलियाँ तहलील की हैं, आइन के मुताबिक फैसले होने चाहिए। आइन क्या कहता है बहुत क्लियरली कि इलेक्शंस होने चाहिए विद इन 90 डेज। अगर आप आइन पे अमल ना करें, अगर कोई अपनी मर्जी और मंशा इस्तेमाल करे, इदारों को कंट्रोल करके उसके मुताबिक चलना चाहे और कहे क्योंकि इदारे मेरे पास हैं, इलेक्शन कमीशन मेरी मर्जी से फैसला करेगा, गवर्नर मेरा है और मैं वो जो आइन कहता है वो नहीं करना चाहता, उसमें आप किसी की नाकामी तो नहीं कर सकते। ये ज़रूर देखें, जब जो इस्तीफे कौमी असेंबली से दिए गए, ये मैं पॉलिटिकल मूव मानता हूँ कि उन्होंने अगर ये काम किया तो हुकूमत ने या पीडीएम ने उधर से इस्तीफे मंजूर कर लिए। दैट वाज देयर मूव, दिस इज वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल। आपने इस्तीफा दिया हुआ है, उन्होंने मंजूर कर दिया, लेकिन इलेक्शन ना करवाना ये कोई पॉलिटिकल मूव तो नहीं है, ये तो बदमाशी है एक तरीके से कि कोई कहेगा जी हम इलेक्शन करवाते ही नहीं है, जो कि आइन बड़ा क्लियरली कहता है आपको 90 दिन के अंदर अंदर करवाने हैं। कोई आईनी माहिर बताएं जो आपको इस बात पर अग्री नजर आए कि जो पंजाब और केपी असेंबली है उसका इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए, जी कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कह रहे हैं कि जी आइन आर्टिकल 6 लगे ना लगे उसके ऊपर बहस जरूर है, कुछ लोग कहते हैं इस पर आर्टिकल 6 नहीं लगता, लेकिन इस पर तो सब बड़े क्लियर हैं कि इलेक्शंस करवाना लाजिम है सबके लिए। अब अगर आप आइन और कानून को छोड़कर अपनी सियासी मफाद की खातिर फैसले करें और सारे उस पर इकट्ठे होकर फैसले करें। अच्छा, आप इसको काशिफ, आपको इस सिलसिले में आपको सबसे बड़ी रुकावट दिख कहां रही है? कल एक बड़े करते धरते से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा ये फैसला तो कर लिया गया है, 6 महीने तो कहीं ना गए, अभी इलेक्शंस नहीं होंगे पंजाब में ना खैबर पख्तूनख्वा में, मगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रुकावट और इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस उधर बैठे हुए हैं, वो बहुत बड़ी रुकावट है, सिलसिला उधर अटका हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि अदलिया ही बिल आखिर खड़ी होगी अगर मौखर किए गए इलेक्शंस? देखें जी, मैं तो प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता कि अदालत क्या करेगी, लेकिन मामला अदालत में जरूर जाएगा और आइन बड़ा क्लियर है, इस पे तो किसी की दो राय नहीं है कि आइन तो ये बड़ा वाजे कह रहा है कि इलेक्शंस होने चाहिए। अब कौन है जो कहता है इलेक्शंस नहीं होने चाहिए? जो कह रहा है, मौलाना फजल रहमान से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं होंगे जी इलेक्शन, क्या बात करें। अब मसला ये कि आप क्यों ये कैसे कह सकते, मतलब एक आइन है ना, एक तरीकाकार है, एक कोई भी मुल्क किसी कानूनी तरीके से चलता, वो कानूनी तरीका आइन में दिया हुआ। ये जो स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती, ये भी लिखा हुआ था ना कहीं, और उन्होंने उसको कहा कि जी हम जो भी मर्जी रूलिंग दें वो चैलेंज तो नहीं हो सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, आप ये तो नहीं कर सकते कि जो चीज जो तरीका दर्ज है कि वोटिंग होगी नो कॉन्फिडेंस की, आप उस वोटिंग से कैसे भाग सकते हैं। यहां पर भी बड़ा क्लियर दर्ज है आइन में कि अगर असेंबलियां तहलील हो गई तो गवर्नर उसकी डेट देगा 90 दिन के अंदर, आप कैसे इससे भाग सकते हैं। ये सिर्फ क्योंकि इस मुल्क में वो बड़े आइंस्टाइन हमारे एक सियासतदान, उन्होंने कहा जी ये तो कहा गया 90 दिन में इलेक्शन कराने, ये नहीं बताया कि अगर नहीं कराओगे तो क्या होगा। आई मीन, जब आपकी दलील इस चीज पे आ जाए तो उसके आगे आपके पास क्या जवाब रह जाते हैं। जब जमहूरी कुव्वतें गैर जमहूरी रास्ते अपनाएंगी अपने मुखालिफ को रोकने का, वो कोई भी हो, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर होता यही है कि जनाब अगर दिल किया तो कराएंगे, नहीं दिल किया तो नहीं कराएंगे।
मगर आमिर, ये पूरी जेल भरो तहरीक जो है ये आपकी कानून शिकनी और सिविल नाफरमानी से जुड़ी हुई है। ज़रा आवाम के लिए और कारकुनान के लिए समझाइएगा कि ये जेल किस तरह भरे जाएंगे। लोग जाके पुलिस अफसरान को ललकारेंगे, क्या करेंगे तो जेल भरे जाएंगे। लिस्टें तो बन गई, लिस्टों के ऊपर तो हर कोई नाम भी लिख दे, मगर जो कारकुनान है और ज़्यादा जज्बाती कारकुनान है वो किस तरह भरेंगे, क्या करेंगे? देखिए, आज जो इमरान खान साहब ने वीडियो बयान दिया उसमें भी उन्होंने कहा कि हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे कि उससे मुल्क के हालात खराब होंगे। तो जो हिकमत अमली तो इमरान खान ने खुद तय करी है ना कि जाके क्या हर जिले में जो जेल है या कहीं डिविजनल पे है वहां जाके लोग बैठ जाएंगे, धरना देंगे। कितने लोग जाएंगे? राना सनाउल्लाह ने जब बयान दिया है कि अगर ये कुछ होगा तो फिर दूंगा। अच्छा, ये पॉलिटिकली यही कुछ होता है, दोनों तरफ से बयान आते हैं, दिए जाते हैं। फिलहाल तो इमरान खान ने कहा है कि जाहिर है 15-20 दिन तो और मिल गए ना कि इलेक्शन की डेट अगर आगे जाएगी तो मैं फिर जेल भरो तहरीक पे जाऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा मैं कल कर रहा हूं, मैं परसों कर रहा हूं, वो 90 दिन की लिमिट में कह रहे हैं। जाहिर है कि एक शेड्यूल कम से कम 36-42 दिन का होता है, तो उस तक तो उन्हें भी वेट करना है, उन्हें अपनी तैयारी करनी है। उनके पास कितने लोग आते हैं, लीडरशिप का क्या है। शाह महमूद कह रहे हैं वहां, शाह महमूद 2 लड़कों को अपने को कह देंगे कि नहीं नहीं जी पहले मैं जाऊंगा, आप नहीं जा सकते, आप हमारे उन्होंने तो कह दिया, मगर सिविल नाफरमानी पे गामजन होंगे, कानून तोड़ेंगे, क्या करेंगे जेल भरने के लिए? देखें, ये तो अभी काफी कबल वक्त होगा कि ये कानून तोड़ेंगे, सिविल नाफरमानी होगी, क्योंकि इंतजामात उसी के हवाले से किए जा रहे हैं। अब मैंने अगर ये कहा था कि ज़िमनी इलेक्शन मुझे तो होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो कुछ इतलात मुझे मिली है ऐसी जिसकी बुनियाद पे मैंने कहा जो काशिफ साहब कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात है कि आइन कानून सब रास्ते ही है, लेकिन यहाँ पे अदालतों ने ही जनरल परवेज मुशर्रफ को, लेटेस्ट तो वही था जिनको 3 साल तक आइन में तरमीम का इख्तियार भी दिया, इलेक्शन की डेट भी कही कि 3 साल बाद करा लें। यहाँ अदालतों ने ही हमेशा रास्ते हमवार किए हैं। अब हम आपके आज के दौर में जिनको आपने कहा कि वो कुछ जजेस आजाद जो हैं, मेरे ख्याल में सारे जजेस को आजादी होना चाहिए, वो चाहे कोई भी मसला हो। लेकिन अब पार्टीबाजी तो नजर आ रही है कि कुछ जजेस की राय बिल्कुल क्लियर है कि वो किस मामले में कहाँ पे खड़े होते हैं। हम ज्यादा आगे बात भी नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल क्लियर होता है जब बेंच बनता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो पता लग रहा होता है कि ये बेंच क्या है। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने कंडक्ट से किया है कि कौन किस तरफ खड़ा हुआ है और कौन किस तरफ खड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस उसी तरह के बेंच तश्कील दे देते हैं, उससे पता चल जाता है। सिवाय उसके कि जब असम्बली की तहलील इमरान खान ने आइन शिकनी की सूरत में की, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया, तो उसके ऊपर उनको आना पड़ा। वो आए, लाए गए, नहीं हुआ, वो उन्होंने अपना फैसला दिया, उसकी भी रिव्यू पड़ी हुई है। उसके ऊपर जो पंजाब असम्बली में उन्होंने आइन को रीराइट किया 63A को, उसका भी रिव्यू पड़ा हुआ है, वो भी नहीं सुन रहे हैं। जाहिर है ये चीफ जस्टिस ने फैसला करना है कि वो कब कौन सा बेंच तश्कील देंगे, किस तरीके से देंगे। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ और कानून और आइन की नहीं है कि अगर हम इसको बिल्कुल इतना सादा सा समझ लें। इसके अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी आप जहन में रखें, पाकिस्तान के हालात को भी जहन में रखें। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी जो वक्त के साथ साथ सामने आएंगी। हो सकता है ज़िमनी इलेक्शन हो भी जाए, कोई कानून में मुमानियत नहीं है, लेकिन जो सूबाई असम्बली है KP और पंजाब की, मुझे तो उसके बारे में तो बिल्कुल बहुत ज्यादा इतलात है कि अभी कोई नहीं होगा। ये होगा तो जनरल इलेक्शन इकट्ठा होगा, कब होगा, क्या वो अक्टूबर में जाके होगा या अगले 6 महीने की एक एक्सटेंशन लेंगे, फिर 6 महीने की दूसरी लेंगे। पाकिस्तान के हालात जो IMF के साथ आपके मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, उसमें अगर हम ये बैठ के कहें कि जी ये सिर्फ और सिर्फ आज जो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे आमिर इलियास और काशिफ अब्बासी। आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, IMF और हुकूमत के दरमियान मुस्बत पेशरफ्त की खबरों के बाद बिलाखिर इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी के साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी देखी जा रही है, मगर ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में बदस्तूर इजाफा देखा गया। आज कारोबारी दिन के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर ₹1.28 सस्ता होकर ₹275.30, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर ₹281 की रिकॉर्ड सतह पर है। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान टूटते हुए मार्केट 719 पॉइंट्स के साथ 41,190 पर बंद हुई। फॉरेक्स मार्केट के खिलाड़ी खदशा जाहिर कर रहे हैं कि माजी की तरह हुकूमत एक बार फिर मार्केट को मैनेज करने की कोशिश करते हुए तासुर दे रही है कि IMF को ऑन बोर्ड ले लिया गया है। लेकिन ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर की कदर का फर्क इस बात का सबूत है कि हुकूमत बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में इंटरवेंशन कर रही है, और अगर
ऐसा जारी रहा तो इंटरबैंक और फॉरेक्स मार्केट में एक बार फिर बड़ा गैप पैदा हो जाएगा और ब्लैक मार्केट फिर से फाल हो जाएगी। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक IMF को कुछ हद तक मुतमईन तो कर लिया गया है कि जिसके बाद हुकूमत अनकरीब पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद कर देगी। साथ ही बिजली और गैस के टैरिफ में भी इजाफा किया जाएगा, लेकिन हर डिमांड के पूरा होते ही IMF नई शर्त रख देता है। अब IMF ने पाकिस्तान को कहा है कि पहले 2 पावर प्लांट हवेली बहादुर शाह और बलोकी पावर प्लांट की निजकारी की जाए और स्टील मिल की निजकारी का प्लान सामने रखा जाए। पाकिस्तान की तरफ से IMF को 300 अरब रुपए के नए टैक्सेस के अलावा सैलाब, गर्दिशी कर्जे और दीगर नुकसानात को पूरा करने के लिए 500 अरब रुपए के इकदामात की तजवीज़। सिगरेट्स, मशरूबात, फिजाई टैक्सेस पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाए। इन जैसे इकदामात से भी IMF को अब आगाह किया जाए, मगर IMF अभी तक रेवेन्यू शॉर्टफॉल की कुल रकम और एक्सपोर्टर्स के लिए तवानाई सब्सिडी के हवाले से कायल नहीं हुआ, जिसके बाद IMF का मौकफ है कि पाकिस्तान तरक्याती फंड्स, इखराजात में कटौती, बैंकों के मुनाफे पर टैक्स, बाज़ शोबों को हासिल सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स का इस्तिस्ना खत्म करे, क्योंकि पाकिस्तान की टैक्स आमदन कम रहेगी। IMF का यह मानना है नाजरीन के रवा माली साल पाकिस्तान की टैक्स आमदन में 840 अरब रुपए की कमी होगी, जबकि पाकिस्तान का यह कहना है कि आमदन में 450 अरब की कमी होने का खदशा है। और यही वो नुक्ता है कि जहां दोनों फ्रीकैन के माबैन मामलात अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा जाता है तो पेट्रोल की कीमत जहन में रखिए 30 से 47 रुपए तक महंगी हो जाएगी, जिसके नतीजे में महंगाई का एक सुनामी बर्पा हो जाएगा। लेकिन अभी से मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने आप को हुकूमत से अलग करते हुए सारा इल्जाम तहरीक इंसाफ के मुआहिदे को दे रही हैं, हालांकि वजीर आजम उनके अपने ही चचा हैं। 2016 में नवाज शरीफ साहब ने बड़ी कामयाबी से IMF के प्रोग्राम को पहली बार तारीख में खुदा हाफिज कह दी और फिर इन्होंने IMF के साथ एक ऐसा मुआहिदा किया जिसने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया IMF के हाथों में। लगता था कि पाकिस्तान को हुकूमत पाकिस्तान नहीं IMF चला रहा है। जाते जाते उस मुआहिदे को फ्लाउट कर गए, अपने आप को तो बचा गए, पाकिस्तान को ये मुश्किलात में झोंक गए। आज हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम रिलीफ देना चाहें भी तो अभी वो हम नहीं दे पा रहे। तो हमारी ये मजबूरी है इस वक्त कि हमें IMF की शराइत माननी है। हम सिर्फ रो नहीं रहे, हम आपको ये बता रहे हैं कि हम इसमें बेहतरी लेके आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपको उम्मीद भी दिला रहे हैं और आपसे वादा भी कर रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला बेहतरी लेकर आएंगे। लेकिन इकोनॉमी को खराब करने में 4 साल लगाए हैं तो बेहतरी में कुछ अरसा लगेगा, बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। मरियम साहिबा ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन अवाम झोलियां उठा उठा कर बद्दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता एक हफ्ते में अशियाई खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करना शुरू हो गई हैं। खाने के तेल की कीमत में 70 से 100 रुपए तक इजाफा हुआ है। चावल 45 रुपए, चक्की का आटा 12 रुपए, दाल चना 30 से 35 रुपए, दाल माश धुली हुई 75 रुपए, दाल माश छिलके वाली 55 रुपए, काला चना 35 रुपए और बेसन रमजान आने से पहले ही 40 रुपए महंगा हो गया है। मतलब के सादे अल्फाज में हुकूमत बेबसी की तस्वीर बने IMF के सामने खड़ी है, जिसके पास मुल्की मसाइल का कोई हल नहीं नजर आ रहा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख की बदतरीन दौर से गुजर रहा है। रियासत सियासी नाअहली, तबाहाल मुईशत, दहशतगर्दी, सैलाब जैसे मसाइल में गिरी हुई है, जबकि नाकिस तर्ज हुक्मरानी और बदउनवानी का सिलसिला दहाइयों से जारी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सियासी जमातें मुतवक्की इंतखाबात को मुल्क की बेहतरी की बजाय तनाज़े की शक्ल दे सकती हैं। पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। बज़ाहिर हुकूमत के पास मुआशी मसाइल का हल नहीं है। शहबाज शरीफ की सरबराही में कायम हुकूमत को 300 दिन मुकम्मल हो चुके हैं नाजरीन, और इन 300 दिनों में कुछ बदला है तो वो महंगाई का फ़र्क। इमरान खान के दौर में 12% महंगाई अवाम की ज़िंदगी तबाह करती थी, मगर 48 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली महंगाई पर अवाम के जज्बे को सलाम पेश किया जा रहा है। अवाम के साथ अगर ये जंग करेंगे ये नहीं जीत सकते। अवाम जो महंगाई से और बेरोजगारी से तंग आई हुई है और इनकी नालायकी से, नाअहली से तंग आई हुई है, वो अवाम अब मियां नवाज शरीफ की आवाज पे उसने लब्बैक कहा है। बेशक महंगाई है और हालात इस वक्त जो है वो मुश्किल हैं, ये भी एक सच्चाई है और ये भी एक हकीकत है कि कारकुनों के हौसले बुलंद हैं, अवाम को पता है। जो लगता था कि इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अब मुझे लगता है कि किस किस्म के अजाब में अवाम मुब्तला है, इस हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई भी तरीका अगर आजमाना पड़े तो आजमाना। महंगाई है और हालात इस वक्त जो है वो मुश्किल हैं, ये भी एक सच्चाई है और ये भी एक हकीकत है कि कारकुनों के हौसले बुलंद हैं। 1 रुपया भी किसी चीज पे बढ़ता है, यकीन करो मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ का दिल रोता है, शहबाज शरीफ का दिल रोता है। हद है, जुल्म है,
हौसले आवाम के बुलंद नहीं हैं। इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।